में ब्रूटली रेप होता है, उसके शरीर में गले से लेकर के पैर तक बराबर चोटें थी। आपको पता होगा एक पाना होता है जो बड़े-बड़े बोल्ट्स को खोलने का काम आता है। वो पाना उसके प्राइवेट पार्ट्स तक में डाल दिया गया था। ये कंडीशन होती है, बस बराबर चलती रहती है, लगातार 3 थाने बस क्रॉस करती है और जाने कितनी चौकियाँ क्रॉस करती है। बराबर एक रूट पे 2-2 3-3 बार घूमती है। ये लगी इतनी भीषण ठंड में फेंक देते हैं उनको बस से सीधा उठा के, लड़के को भी, लड़की को भी। और लड़के को फेंकने से पहले उसे सर में एक बार और मारते हैं, ताकि प्रूफ कर सकें कि ये लोग या वो लोग अपने आप से श्योर हो सके कि ये लोग मर चुके हैं। फेंकते फिर उनको लगता है इसके ऊपर बस चढ़ानी चाहिए। वो बैक करके बस लाते हैं कि चढ़ा देंगे, लेकिन लड़के साल 2012 तारीख 16 दिसंबर और जगह दिल्ली। अमूमन तौर पे नॉर्थ इंडिया में या दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। 10 तारीख या 12 तारीख दिसंबर के महीने में ठंड बढ़ जाती है, भीषण ठंड होने लगती है। जो ये 10 तारीख से लेकर के और 20 जनवरी 25 जनवरी तक का टाइम होता है ना, ये पीक टाइम होता है ठंड का। सेम चीज़ चल रही थी साल था 2012 का। दिल्ली की ही रहने वाली एक लड़की जो कि पालम गाँव की रहने वाली थी। दिल्ली के पास ही गाँव पड़ता है या दिल्ली के अंदर आता है बेसिकली पालम गाँव। ये लड़की वहाँ की रहने वाली, इसकी उम्र 23 साल थी। असली नाम ज्योति सिंह था, लेकिन हम सब और मीडिया ने इसको नाम दिया था निर्भया। इसने देहरादून से साइकोथेरेपी का कोर्स किया था, बाद में दिल्ली में रह करके और दिल्ली की ही एक कॉलेज से इंटर्नशिप कर रही थी। इसका एक दोस्त हुआ करता था, वो दोस्त जो था वो भी पढ़ने में बहुत अच्छा, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वो चाह रहा था कि आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करे और यूपीएससी क्लियर करे बेसिकली। तो इन दोनों की फ़ोन पे बात होती है 16 दिसंबर के दिन दोपहर में और संडे का दिन था, चूँकि फ्री थे दोनों ही लोग, दोनों ही प्लान करते हैं कि चलो चल के कहीं मूवी देख के आते हैं। मूवी देखने जाना कहाँ है बेसिकली? मूवी देखने के लिए लोग प्लान करते हैं कि साकेत चलते हैं। जो आप लोग जानते होंगे साउथ दिल्ली में एक बहुत ही फ़ेमस जगह है साकेत। साकेत में बहुत सारे मॉल आज की डेट में, लेकिन तब भी खैर बड़े-बड़े मॉल तब भी हुआ करते थे दिल्ली में। तो अब ये लोग शाम के समय लगभग 4 बजे के आस-पास घर से निकलते हैं मूवी देखने के लिए। उन दिनों एक मूवी आई थी तलाश, जो कि आमिर खान की थी। ये लोग वो मूवी देखने जा रहे थे। निकलते हैं घर से, दोनों साथ में मिल जाते हैं, दोनों ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ के लगभग अपने घर से 14 किलोमीटर की दूरी पर साकेत पहुँचते हैं। साकेत में एक मॉल में जाते हैं, वहाँ पर जाके मूवी देखते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मूवी खत्म हो चुकी है, थोड़ा रात का समय भी हो गया है, 9 सवा 9 बजे का टाइम हो चुका है। कोहरा छाने लगा है। ये लोग मॉल से बाहर निकलते हैं साकेत में ही। वहाँ ये लोग ऑटो ढूँढते हैं कि कोई ऑटो मिल जाए जो उन्हें 14 किलोमीटर दूर पालम तक पहुँचा दे। काफ़ी कोशिश करते हैं, कोई प्रॉपर ऑटो नहीं मिलती है इनको। फिर थोड़ी देर ढूँढने के बाद में करीब 9:25 के आसपास इनको एक ऑटो मिलता है, लेकिन इनसे वो ये बोलता है कि मैं तुम्हें मुनिरका बस स्टैंड तक ड्रॉप कर दूँगा, मुनिरका के बाद आप चले जाना, मैं वहीं तक आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। इनको भी लगता है चलो खैर आधी दूर पहुँच जाएँगे, यहाँ से मुनिरका 7 किलोमीटर दूर है, साकेत से मुनिरका और लगभग 7 किलोमीटर दूर ही मुनिरका से पालम है। तो इनको लगता है कि चलो सही है, आधी दूर पहुँच जाएँगे, आधी दूर के लिए कुछ ना कुछ सवारी मिल जाएगी क्योंकि बस स्टैंड है और वहाँ पर ऑटो आते-आते रहते हैं। इनको लगता है ठीक है, ऑटो में बैठते हैं, ये लोग पहुँचते हैं मुनिरका बस स्टैंड। बज चुका है करीब 9:45 के आसपास का समय। वहाँ पहुँचे, अब घर बचा है 7 किलोमीटर की दूरी पे पालम गाँव। खड़े रहे, ऑटो नहीं मिलता है इनको उस दिन। कोहरा छाता जा रहा है, रात गहराती जा रही है, डर लग रहा है कि घर ही जाएँगे तो घर में डाँटे भी जाएँगे क्योंकि दोनों ही स्टूडेंट थे और लड़की की उम्र 23 साल थी। तो अब क्या करें? एक तक बस आती है, उस बस पे लिखा था यादव ट्रैवल्स। ये जो बस थी प्राइवेट बस थी। बस वाला पूछता है कि भाई आपको कहाँ जाना है? बताते हैं कि हमको पालम गाँव जाना है। बस वाला बोलता है मैं उधर ही जा रहा हूँ, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। और दूरी भी 7 किलोमीटर थी, इनको लगा मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वक़्त लगेगा, हम अपने घर पहुँच जाएँगे और रात के समय दूसरी सवारी मिले, ना मिले, दूसरी कोई ऑटो मिले या बस मिले या ना मिले। और 12 के टाइम पर अमूमन यही सारी चीज़ें थी। कोई ऐसे तो था नहीं कि नहीं आपने उबर कर लिया, ओला कर लिया। इनको लगता है खैर चलो सही है, बस मिल गई, बस में बैठते हैं। बस में अंदर घुसते हैं, देखते हैं बस में ऑलरेडी 3-4 लोग और बैठे हुए हैं। एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है, 4 लोग और बैठे हुए हैं। बस चल पड़ती है, ये लोग बैठ चुके हैं, ये लोग सामने ही जहाँ कंडक्टर बैठता है उससे सामने वाली सीट पे बैठ जाते हैं। अब आगे पीछे लोग बैठे हुए हैं, 2, 4, 6 लोग। टोटल बस में 6 काउंट था, ड्राइवर कंडक्टर को मिला कर के। अब इनको थोड़ा डाउट होता है, थोड़ा डर सा लगता है कि यार एक अकेली लड़की है साथ में और लड़का भी अकेले ही है बेसिकली और ये 5-6 लोग बैठे। थोड़ी देर बाद 2-4 मिनट के बाद वो लोग गंदे-गंदे कमेंट पास करते हैं। जब कमेंट पास करते हैं इसको ज्योति को लेकर के, तो इसका जो दोस्त था उसको गुस्सा आता है, उसे बहस होना शुरू होती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई पे बात आ जाती है। उनमें से एक क्या करता है, बस में ही पड़ी थी एक रॉड लोहे की, वो रॉड उठाता है और इसके दोस्त के सर में मार देता है रॉड। तो सर में रॉड पड़ता है तो वो बेहोशी की हालत में आ जाता है। अब जाहिर सी वजह से सर में चोट लग जाएगी, जिसके रॉड पड़ जाएगी, वो कितनी ही हिम्मत दिखाएगा। वो सीट पे गिर पड़ता है। अब लड़ाई होती है ज्योति से। ज्योति भी बहुत कोशिश करती है लड़ने की, बचने की, चिल्लाने की, लेकिन नहीं बच पाती है। आखिरकार उनमें से 5 लोग उसको पकड़ते हैं,
पीछे सीट पर ले जाते हैं। चूँकि जो बस थी उसमें काले शीशे थे, शीशों पर फ़िल्म चढ़ी हुई थी, साथ ही साथ पर्दे पड़े हुए थे। और जब पीछे वाली सीट पर ले जाते फिर उसके साथ में टोटली रेप होता है। उसके शरीर में गले से लेकर के पैर तक बराबर चोटें थी। आपको पता होगा एक पाना होता है जो बड़े-बड़े बोल्ट्स को खोलने का काम आता है। वो पाना उसके प्राइवेट पार्ट्स तक में डाल दिया गया था। ये कंडीशन होती है, बस बराबर चलती रहती है, लगातार 3 थाने बस क्रॉस करती है और जाने कितनी चौकियाँ क्रॉस करती है। बराबर एक रूट पे 2-2 3-3 बार घूमती रही। लगभग एक कहानी चलती है 1.5 घंटे। रात 11 बजे के करीब वो थोड़ा बाहर आउटर साइड लाते हैं। एक हाईवे के नीचे जहाँ पर अंधेरा था वहाँ पर उनको बिना वस्त्रों के, बिना कपड़ों के, उनके पास कोई सामान नहीं, उनका फ़ोन सब छीन लिया गया था। बिना कपड़ों के बिल्कुल ऐसे ही इतनी भीषण ठंड में फेंक देते हैं उनको बस से सीधा उठा के, लड़के को भी, लड़की को भी। और लड़के को फेंकने से पहले उसे सर में एक बार और मारते हैं ताकि प्रूफ कर सकें कि ये लोग या वो लोग अपने आप से श्योर हो सकें कि ये लोग मर चुके हैं। फेंकते फिर उनको लगता है इसके ऊपर बस चढ़ानी चाहिए। वो बैक करके बस लाते हैं कि चढ़ा देंगे, लेकिन लड़के को होश आता है। वो उस लड़की को, ज्योति को या निर्भया को पकड़ के खींच लेता है। घास में दोनों गिरते हैं, लेकिन खैर बस नहीं चढ़ती और वो भी हड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। वो भी बस लेकर निकल जाते हैं वहाँ से। आखिरकार लड़के को थोड़ा बहुत सुध संभालता है, अब बिना कपड़ों के मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। बहुत से लोग निकलते हैं, देखते हैं, लेकिन कोई रोकता नहीं है। 10-15 मिनट चिल्लाने के बाद में एक शख्स जिसके अंदर थोड़ी दया थी वो रुक जाता है। वो रुकता है, पूछता है, खैर उसे समझ में कुछ नहीं आता, वो पुलिस को फ़ोन करता है। अब कंडीशन क्या होती है, 3 गाड़ियाँ आती हैं, तीनों अलग-अलग थाने की। अब 3 गाड़ियाँ आकर के ये नहीं हो रहा कि उस लड़की को बचाएँ या इस लड़के को बचाएँ या कपड़े दें, वो आपस में लड़ रहे हैं। लड़ किस बात पे रहे हैं कि ये आपके एरिया में आता है कि ये आपके एरिया में जगह आती है कि आपके एरिया में आती है। जिसके थाने के अंदर ये आ रहा हो वो लेकर के जाए। कोई हॉस्पिटल का नाम नहीं लेता है। आखिरकार जब उनकी लड़ाई खत्म होती है, कोई फैसला होता है कि हाँ, ये इनका है। तो जिस थाने के अंडर आता है उस थाने की वैन में इनको बैठाया जाता है। लड़का साथ में कुछ पुलिस वाले उसकी मदद करते हैं, लड़की को उस गाड़ी में डालते हैं। एक पीसीआर वैन थी उसमें डालते हैं और लेकर निकलते हैं। अब उसको गाड़ी में डालते हैं, पहुँचते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल या सफदरजंग इमरजेंसी हॉस्पिटल। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर एडमिट कराते हैं। सबसे पहले वो कपड़े माँगते हैं तो वहाँ पे चद्दर दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं। उसके बाद में जब वो डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहते हैं कि ये क्या लेके आए हो? तो डेड बॉडी है। उस लड़के की आंतें तक बाहर आ गई थी। ये कंडीशन थी उस लड़की की और पूरी चोटिल लड़की। बिल्कुल उसके प्राण बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन खैर डॉक्टर पहले तो ये बोलते कि किसकी लाश लेकर आए, उसके पहले शब्द ये थे डॉक्टर के। डॉक्टर इलाज करता है, खबर फैलती है, लेकिन अभी तक ये बात मीडिया में नहीं आई है। मीडिया इन सब चीज़ों को नॉर्मली लेता था उस टाइम पे। उसको लगता था कि 2, 4, 5 ऐसे केसेस दिल्ली में ना कॉमन बात है, रेप केसेस, और भारत में 10, 15, 20 केस तो आ ही जाते हैं। तो मीडिया पे उतनी हाईलाइट नहीं होती है, लेकिन हाँ, कुछ जगह बात चलती है। टाइम बढ़ता है आगे, तारीख आती है 18 दिसंबर की। अब केस हाई प्रोफाइल हो चुका है, अब मीडिया खुल के कवर कर रहा है और साथ ही साथ पब्लिक भी, दिल्ली के लोग और अलग-अलग स्टेट्स के लोग रोड पे आ चुके हैं। सबके हाथ में कैंडल, मानो सबके दिल में एक ममता जग चुकी है उस लड़की को बचाने के लिए। सबके हाथ दुआओं में उठे हुए हैं, कैंडल मार्च हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, दिल्ली पूरी ब्लॉक हो रखी है। सरकार भी कोशिश कर रही है, अच्छे से अच्छा इलाज करवा रही है, डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं, लेकिन उस लड़के के कुछ ना कुछ पार्ट्स खराब हो रहे थे, डैमेज हो रहे थे। आखिरकार बीच में कुछ टाइम पे उसकी बात होती है उसकी माँ से, लेकिन वो बोल नहीं पा रही क्योंकि उसकी मुँह इतना चोटिल है। वो लिख के बताती है। वो उसका ये कहना था कि मुझे मरना नहीं है, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। उसके दोस्त से भी उसने लिख के बताया था कि पैसा तो है नहीं, मेरा इलाज कैसे कराओगे। ये उसने 2 बातें लिखी थी, बेसिकली लिखी उसने अपने माँ-बाप को और अपने उस दोस्त को बताई थी ये बात। खैर बात आगे बढ़ती है और पुलिस भी ढूँढना शुरू करती है। सबसे पहले इस बस का ड्राइवर पकड़ा जाता है जिसका नाम था राम सिंह। अब जब ये राम सिंह पकड़ा जाता है तो इसके बाद में इससे पूछताछ होती है, पुलिस अपने तरीके से पूछती है इससे। ये नाम बताना चालू करता है। राम सिंह नाम बताता है अपने भाई का, मुकेश, विनय, पवन, अक्षय। मुकेश, विनय, पवन, अक्षय, ये 4 हो गए, साथ साथ राम सिंह हो गया, और जो 5वां था वो एक नाबालिग था, उसका भी नाम बताता है, लेकिन वो नाम रिवील नहीं किया गया है। ढूंढना शुरू करती है पुलिस। 2, 4, 5 दिनों के अंदर सबको पकड़ लिया जाता है, लेकिन इसका इलाज चल रहा है। दुआओं के हाथ जुड़े हुए हैं, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि लड़की बच जाए, इसकी जान बच जाए। और उन दिनों ये माहौल था कि दिल्ली की लड़कियां डरी हुई थी, परिवार डरे हुए थे अपने बच्चों को बाहर भेजने से। आखिरकार तारीख आती है 26 दिसंबर की, तब तक ये लोग भी पकड़े जा चुके हैं। जो अपराधी थे ये भी पकड़े जा चुके हैं। तारीख आ चुकी 26 दिसंबर की। अब 26 दिसंबर के दिन उसके पार्ट्स खराब होने लगते हैं। जो ऑर्गन्स थे, ऑर्गन खराब होने लगते हैं। ये होता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, लेकिन
भारत में इतनी अच्छी टेक्निक नहीं थी तो क्या करें, उसको ले जाते हैं दुनिया के सबसे टॉप हॉस्पिटल में जो कि सिंगापुर में, उसको एयरलिफ्ट करती है। सरकार पूरा पैसा देते हैं, ठीक है, उनको एक प्राइवेट जेट से भेजा जाता है सिंगापुर। उसके माँ-बाप जाते हैं, वो लड़की जाती है। सिंगापुर में एक हॉस्पिटल है माउंट एलिजाबेथ, दुनिया का सबसे टॉप हॉस्पिटल है जहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। वहाँ जाती है, वहाँ पर इलाज चलता है, लेकिन आखिरकार 29 दिसंबर को एक खबर आती है सिंगापुर से कि निर्भया नहीं रही। ज्योति सिंह, ये जो लड़की थी, ये नहीं रही। अब जब इस लड़की की मौत की खबर आती है, देश में अलग ही नंबर पे एक क्रोध था, लोग दुख में थे, ठीक है। 30 दिसंबर को 2012 को इसका अंतिम संस्कार होता है, दिल्ली ये वापस आती है, दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन अब कोर्ट के ट्रायल चालू होते हैं, लेकिन उन दिनों ये माहौल था कि 1 जनवरी 2013 को देश में शायद ही किसी ने न्यू ईयर उतने अच्छे से सेलिब्रेट किया हो। जैसे पार्टियां नहीं हुई, लोग दुख में थे, लोग एक लड़की के पीछे इतना परेशान थे जिसको कुछ कह नहीं सकते, पूरा देश दुख में डूबा हुआ था। अब तारीख आती है 11 मार्च 2013 की। 11 मार्च 2013 को खबर आती है तिहाड़ जेल से, जहाँ पर ये जो राम सिंह नाम का ड्राइवर था, ड्राइवर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन परिवार बोलता है कि इसकी हत्या कर दी गई है, और ये भी बोलते हैं कि जेल में जो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं उस चक्कर में मारा गया है। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि इसने आत्महत्या कर ली। अब बचते हैं 5 लोग। 5 में से जो एक था, नाबालिग जो था, नाबालिग को लेकर के उसकी उम्र थी 17 साल कुछ महीने, 2, 4, 5 महीने ही वो कम था 18 साल होने में। उसको सज़ा नहीं होती है, उसको बाल सुधार गृह भेजते 3 साल के लिए। वो 31 अक्टूबर 2013 को जाता है और 30 दिसंबर के आसपास 2015 में वो निकल आता है जेल से बाहर, बाल सुधार गृह से बाहर निकल आता है। उसका तो काम खत्म हो गया था, वो तो केस से भी बाहर हो गया था, क्योंकि महज कुछ महीने का वक्त बाकी था 18 के होने में। अगर 18 का होता तो फिर सज़ा होती, कोई सज़ा नहीं होती। देश में फिर 2015 में भी आक्रोश होता है। अब बीच में लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, साथ ही साथ आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी एक ही फैसला करते हैं कि इनको फांसी होनी चाहिए। बच्चे 4 ही थे, एक फांसी लगा के मर गया। ये जो 4 थे, जिनका नाम था पवन, मुकेश, अक्षय, ये लोग बचे हुए थे, और राम सिंह पहले ही मर चुका है और नाबालिग वाला पहले ही बाहर हो चुका है 15 में। अब जब सारे लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब ने एक ही फैसला दिया फांसी होने का, फिर एक लास्ट ऑप्शन बचता है किसी भी मुस्लिम के पास में, किसी भी अपराधी के पास में, कि वो राष्ट्रपति से एक बार माफ़ी मांग सकता है और उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मेरी फांसी माफ़ कर दो, और राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है, वो माफ़ भी कर सकता है। तो सेम यहाँ भी ऐसा होता है, ये अपराधी जाते हैं राष्ट्रपति के पास भी, लेकिन राष्ट्रपति उन दिनों मना कर देते हैं। बेसिकली वो भी रिजेक्ट कर देते हैं, इनकी जो पिटीशन थी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। आखिरकार उनको फांसी ही होनी थी। अब तारीख आती है 15 मार्च 2020 की। अब तारीख आती है 15 मार्च 2020 की। समय था सुबह के 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे इन 4 अपराधियों को, जिनके नाम थे विनय, मुकेश, अक्षय, पवन, इन 4 को फांसी होती है तिहाड़ जेल में। और आखिरकार 7 साल 4 महीने और 3 दिन के बाद निर्भया को एक इंसाफ मिल पाता है। लेकिन एक अपराधी जो नाबालिग के नाम पर बच गया, सिर्फ वो बच जाता है। एक तो पहले ही मर गया था, लेकिन उसको भी नहीं बचना चाहिए था यार, ये कानून की बहुत बड़ी खामी है। उसके बाद 2013 में ही कुछ कानून में चेंजेस आते हैं, जो मिनिमम जो सज़ा होने की, अब जो मिनिमम ड्यूरेशन थी जेल की, जो कारावास की, वो थी पहले 7 साल, उसको 10 साल बढ़ाया जाता है। पॉस्को जैसे एक्ट लाया जाता है कि 16 साल से नीचे अगर किसी बच्चे के साथ में कुछ होता है, उसके लेकर के पॉस्को एक्ट आता है। बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट होती हैं, पुलिस प्रशासन भी इम्प्रूव होता है, थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन आखिरकार 7 साल के बाद निर्भया को इंसाफ मिल पाता है। लेकिन जो इंसाफ 7 महीने या 7 दिनों में होना चाहिए था, वो 7 साल में होता है। यार, कानून का फ़ायदा उठाना ना, यहाँ पर बुरा लगता है कि लोग जो कानून का फ़ायदा उठाते हैं, 7 साल तक बच जाना और कुछ महीनों का छोटा होना, इसका मतलब कि वो गिल्टी नहीं है। ये चीज़ सबसे बड़ी है, इस देश में सबसे खराबी उस चीज़ को लेकर के है। यार, इस जगह पे सऊदी अरब अच्छा है, भले वहाँ पर इस्लामी भी कानून चलता है, वहाँ पर कुरान की सबसे चीज़ें होती हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छी लगती है वहाँ पर कि अगर किसी ने ऐसा केस किया है ना, अगर कोई इस चीज़ में विक्टिम है, अगर किसी ने ऐसा अपराध किया है ना, उसको ओपनली खुलेआम फांसी दी जाती है, गला काटा जाता है। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए यार भारत में, कि जो लोग प्रूव हो जाते हैं कि इन्होंने रेप किया ही है, फिर क्या ही देखना, इनको सीधा फांसी दो। ऐसा इनको सज़ा मिलनी चाहिए कि देश में एक नज़ीर बन सके। लेकिन ऐसा नहीं है, 7 साल लगते हैं एक लड़की को, जो 13 दिनों में तड़पती है, ठीक है। अच्छी खासी ज़िंदगी थी, 23 साल की उम्र थी, अच्छा खासा करियर था, एक पेशे से डॉक्टर थी। उस लड़की का इतना बुरा हासिल करते हैं ये लोग, सिर्फ बस में बैठकर दारू पीकर अपने मज़े के लिए। 3 दिन थाने लगे रहते हैं। इस बात पर डिबेट होती है कि किसके एरिया में आता है, किसके रेंज में आता है, किस थाने के अंतर्गत आता है ये मामला, किस जगह की बात है।
वहाँ पर ज़रूरी ये था कि ये लड़की अस्पताल पहुँचे, लेकिन अस्पताल नहीं पहुँचती, उसके पीछे डिबेट होती है। अब ये लड़का जो इसका दोस्त था निर्भया का, वो बिना कपड़ों के खून से लपटा हुआ, वो मदद माँग रहा है लोगों से, कोई लोग रुकते नहीं हैं। एक वो भी सीन था 2012 का, पूरे देश दहल गया था, पूरी दुनिया दहल गई थी इस केस को देखकर। खैर आज के वीडियो में इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।